बस करो माँ, बहुत हो गया अब आपका। बहुत सुन चुका मैं, बहुत सह चुका हूँ। हर बार चुप रहा पर अब नहीं। वो मेरी पत्नी है माँ। मैंने उसे भगाकर नहीं, इज्जत से पूरे रीति रिवाज से शादी करके लाया हूँ। उसे अपने दिल से अपनाया है और इस घर की बहू बनाकर लाया हूँ। ये सुनते ही सरोज जी छाती पीटते हुए बोलने लगी, हे राम, मेरी तो किस्मत ही फूट गई। कितने सपने सजोए थे। मैंने अपनी बेटी की शादी को लेकर के पढ़ा लिखा कर इतना बड़ा आदमी बनाया और अब ये अपने पैरों पर खड़ा हुआ तो माँ की बातों का कोई मोल नहीं रहा। अब तो अपनी मनमानी कर रहा है या लव मैरिज कर रहा है और उसके पापा भी उसका ही साथ दे रहे हैं। इस घर में अब मेरी कोई अहमियत ही नहीं बची, मेरी कोई कदर ही नहीं करता। ये सब सुनकर सरोज जी के पति विनोद जी का सब्र टूट गया। उन्होंने गुस्से में सरोज जी की ओर देखते हुए ऊंची आवाज में कहा, बस करो सरोज, ये क्या तमाशा लगा रखा है तुमने। शादी का माहौल है और तुम रो धोकर अपशगुन कर रही हो। इकलौता बेटा है हमारा, उसकी शादी में तो तुम्हें सबसे ज्यादा खुश होना चाहिए, लेकिन तुम तो कलेश कर रही हो। वह कुछ पल रुके, फिर तीखे स्वर में बोले, और रही बात लव मैरिज की, तो इसमें गलत क्या है। कम से कम बच्चे एक दूसरे को पहले से जानते समझते हैं। अगर किसी अनजान घर की लड़की आती तो क्या पता उसका स्वभाव कैसा होता, उसका चाल चलन कैसा होता। आज का जमाना बहुत बदल गया है सरोज, लेकिन तुम अभी भी पुराने जमाने की सोच में अटकी पड़ी हो। विनोद जी का स्वर और भी गंभीर हो गया। और सबसे बड़ी बात, तुम्हारे बेटे ने किसी बाहर की जाति या बिरादरी की लड़की से नहीं, अपने ही समाज की, अपनी ही जात की लड़की को पसंद किया है। फिर भी तुम्हें परेशानियां हो रही हैं उसे अपनाने में। आखिर तुम्हारी समस्या क्या है। सरोज जी निरुत्तर खड़ी रह गई। कमरे में एक पल को सन्नाटा छा गया, लेकिन विनोद जी की बातें ने जैसी हवा में ठहरती बेचैनी को मोड़ दिया था। फिर अभिषेक अपनी माँ के पास आया और उन्हें समझाते हुए बोला, बस करो ना माँ, पापा जो कह रहे हैं क्या वो गलत कह रहे हैं। इसमें बुराई क्या है। तुम क्यों इतना हाय तौबा मचा रही हो। वह थोड़ा रुककर माँ की आंखों में देखता हुआ आगे बोला, माँ, एक बार तुम कली से मिलोगी तब तुम खुद ही समझ जाओगी कि वो कितनी अच्छी लड़की है। जैसी बहू की तुमने हमेशा से चाह थी, कली बिल्कुल वैसी ही है। सुलझी हुई, समझदार और सबका आदर करने वाली। क्या तुम्हें अपने बेटे की खुशी से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या मुझ पर तुम्हें इतना भी विश्वास नहीं है कि मैं सोच समझकर फैसला लूंगा। क्या मैं किसी भी ऐसी वैसी लड़की को इस घर की बहू बना लाऊंगा। पति और बेटे की बात से सरोज जी भीतर से हिल गई। उनकी आंखों में आंसू निकलने को तैयार थे, लेकिन उन्होंने खुद को संभाल लिया। अब वो चुप थी, बिल्कुल शांत। आखिर करती भी क्या। शादी की सारी तैयारियां पूरी हो चुकी थी। सरोज जी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही थी कि जितना वह कर सकती हैं, जितना हाथ पैर चला सकती हैं, सब कुछ किया, लेकिन फिर भी वो अभिषेक की शादी रुकवा नहीं पाई। अब तो घर में अभिषेक और कली के गृह प्रवेश की तैयारी शुरू हो चुकी थी। सरोज जी बिल्कुल भी खुश नहीं थी। एक तो बेटी ने लव मैरिज की थी और दूसरा उनके मन मुताबिक दहेज भी नहीं मिला था। दरअसल विनोद जी ने शादी से पहले लड़की वालों से साफ साफ कह दिया था कि उन्हें कोई दहेज नहीं चाहिए। शादी में अभिषेक की मौसी शीला जी भी आई थी, जो विनोद जी से बड़ी थी। वो भी इस शादी से बेहद नाराज थी। दरअसल शीला जी चाहती थी कि अभिषेक की शादी उनकी एक जान पहचान वाले परिवार की लड़की से हो, सुंदर, संस्कारी और मोटा दहेज देने वाली। इस सिलसिले में उन्होंने पहले से ही सरोज जी से बात भी कर ली थी, लेकिन जब अचानक अभिषेक ने अपनी पसंद की लड़की कली के बारे में बताया तो सरोज जी ने सारे सपने तिनके की तरह बिखर गए। अब जब कली अभिषेक के साथ गृह प्रवेश कर रही थी, पूरे घर में रस्मों की हलचल थी। उसी वक्त शीला जी सरोज जी को चुपचाप एक कोने में खींचकर ले जाती हैं। फिर वो फुसफुसाते हुए लेकिन जहर घोलते हुए शब्दों में बोली, देख लिया दीदी, अब तो तुम्हारा अपने बेटे और पति पर कोई कंट्रोल नहीं रहा। कितनी छोटी है वो कली और चेहरा भी कुछ खास नहीं है। एक से एक लड़कियां लाइन में थी अभिषेक के लिए। गाड़ी, जमीन, दहेज सब कुछ देने को तैयार थे लोग, लेकिन तुम्हारा तो बस ही नहीं चला। वो सरोज के चेहरे पर चढ़ती उतरती भावनाओं को पढ़ते हुए और धीरे धीरे बोली, लेकिन अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। मेरी मानो तो सामने से तो अपने पति और बेटे के सामने शांत बनी रहो, सब कुछ ठीक दिखाओ, लेकिन पीठ पीछे इस कली की जिंदगी नर्क बना दो। इसे इतना तंग करो कि इतना सताओ कि वो खुद ही इस घर को छोड़कर चली जाए। पैसे भी लव मैरिज ज्यादा दिन टिकती कहाँ है, और जब वो खुद ही चली जाएगी तो अभिषेक भी उसे दोबारा बुलाने नहीं जाएगा। तब वक्त देखकर हम फिर से उसके लिए अच्छी लड़की ढूंढ लेंगे। सरोज जी को अपनी
अपनी जीजी शीला की बातें बिल्कुल सही लगने लगी थी। अब उनका पूरा ध्यान बस अपनी बहू कली पर लगा रहता था। मन में एक ही उम्मीद लगी रहती थी कि लव मैरिज ज्यादा दिन तक नहीं टिकती, और इसी उम्मीद को थामकर सरोज ने अपना खेल शुरू कर दिया। अभिषेक ने शादी के लिए पूरे 20 दिन की छुट्टी ले रखी थी, लेकिन ये छुट्टी सरोज जी को किसी सजा से कम नहीं लग रही थी, क्योंकि उन 20 दिनों में अभिषेक ज्यादातर समय कली के साथ ही बिताता था। हर बार जब वो दोनों को साथ हंसते बोलते देखती तो उसके सीने में मानो सांप लौट जाता, और अभिषेक की मौजूदगी में वो चाहकर भी कली से कुछ नहीं कह सकती थी। जैसे तैसे 20 दिन गुजर गए। 20वें दिन जब सुबह सुबह अभिषेक ऑफिस के लिए निकल गया और विनोद जी भी किसी काम से बाहर चले गए, तो सरोज जी की आंखों में तेज चिंगारी जल उठी। वह बिना एक पल गंवाए धड़धड़ाते हुए कली के कमरे में घुस गई और गुस्से में बोली, वाह महारानी, लव मैरिज करके आई हो तो अब मेरी बेटी को भी अपने बस में कर लिया है ना? क्या अब पूरे घर को अपने इशारों पे नचाने का इशारा है? कली घबरा उठी, लेकिन सरोज जी का गुस्सा थमने वाला नहीं था। तुम जैसी मीठी मीठी बातें करने वाली लड़कियों को मैं अच्छी तरह से पहचानती हूँ। जैसे ही कोई अच्छे घर का अच्छा कमाने वाला लड़का दिखता है, तुम लोग अपना जाल बिछा देती हो। यही संस्कार दिए हैं तुम्हारे माँ बाप ने। मेरा अभिषेक तो सीधा साधा, वो तुम्हारे जैसा चालाक लड़की की असलियत क्या समझेगा, लेकिन मैं जानती हूँ ये लव मैरिज का जो नाटक है ना, ये ज्यादा दिन तक नहीं टिकता। 4-6 महीने बाद तू बड़ी सीधी सादी बनी रहेगी, फिर असली रंग दिखाएगी, बेटे से झगड़े करेगी, प्यार का फायदा उठाएगी और एक दिन तलाक मांगकर मोटा मुआवजा भी चाहेगी। यही नीयत लेकर आई है ना इस घर में। कली अपनी सास सरोज जी का यही रुद्र रूप देखकर सहम गई और घबराहट में वह तुरंत बिस्तर से उतर खड़ी हुई और सासू माँ के मुंह से निकली तीखी और अपमानजनक बातें सुनकर उसकी आंखों से आंसू की धार बहने लगी। उसे समझ नहीं आता था कि आखिर माँ जी को अचानक क्या हो गया, ये कैसी बातें कर रही हैं। कांपती आवाज में वह धीरे से बोली, माँ जी क्या बात है, आप इतनी नाराज क्यों हो रही हैं? मैंने क्या किया? सरोज जी तेज आवाज में बोल उठी, अरे तेरी जबान भी चलने लगी, अभी तो बड़ी दूध सी मीठी बन रही थी। क्या गलत कहा मैंने? यही तो है तेरा असली धंधा, बड़े घर के लड़कों को फंसाया, फिर शादी के बाद तलाक, मोटी रकम का ऐंठन। ये करती है ना तेरी माँ भी, और तू भी वही कर रही है। कली सिसकियों में डूबती जा रही थी। कांपती आवाज में उसने कहा, माँ जी ये आप क्या कर रही हैं? लेकिन सरोज जी और भी तीखी अंदाज में बोली, अभी तो तू बड़ी शरीफ बन रही है। अगर सच में शरीफ होती तो लव मैरिज जैसी हरकतें कभी नहीं करती। शरीफों के घर की लड़कियां ऐसे काम नहीं करती, लेकिन तू और तेरा खानदान, ना कोई तहवीज ना कोई इज्जत, सब एक जैसे ही हैं। तभी पीछे से एक गुस्ती आवाज आई, बस करो माँ। ये सुनते ही सरोज जी चौंक कर पीछे मुड़ी। सामने अभिषेक खड़ा था अपने पिता के साथ। अपने बेटे और पति को सामने देखकर सरोज जी का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। उनकी आंखों में डर और हैरानी साफ झलकने लगी, लेकिन खुद को संभालते हुए सरोज जी बोली, अरे बेटा तू तो ऑफिस चला गया था ना, फिर अचानक वापस कैसे आ गया? अभिषेक ने गंभीर लफ्जे में जवाब दिया, अच्छा हुआ माँ जो मैं वापस आ गया। दरअसल मैं अपना पर्स भूल गया था, उसे लेने आया था, लेकिन अगर नहीं आता तो शायद आपका ये असली रूप कभी नहीं देख पाता। और ये अब कली से क्या क्या कही जा रही थी? सरोज जी का चेहरा तमतमा उठा। गुस्से में बोली, तो क्या गलत कहा मैंने? जो सच था वही तो कहा। अभिषेक अपने गुस्से पर काबू नहीं रख सका। उसने सख्त आवाज में कहा, बस करो माँ, बहुत हो गया। कब से चुपचाप सही जा रहा हूँ, लेकिन अब और नहीं। वो मेरी पत्नी है, मैं उसे शादी करके लाया हूँ, कोई भगा कर नहीं। पूरे मान सम्मान के साथ इज्जत से इस घर में बहू बनाकर लाया हूँ। अगर आपको कली पसंद नहीं तो ठीक है, मैं अभी इस वक्त इसे लेकर इस घर से चला जाता हूँ, लेकिन आप इसकी इज्जत इस तरह से पैरों में नहीं कुचल सकती हैं। माँ आप ये कैसे भूल गई हैं कि वो मेरे भरोसे इस घर में आई है? उसकी इज्जत मेरी इज्जत है, उसका सम्मान मेरा सम्मान है। मेरा फर्ज बनता है कि उसकी रक्षा करूं, ना कि उसे बेइज्जती सहने दूं। कुछ पल चुप्पी छा गई, फिर अभिषेक ने गहरी सांस लेकर कहा, अच्छा हुआ माँ, आज मैंने आपका असली चेहरा देख लिया। अभिषेक ने कली की तरफ देखते हुए गहरी आवाज में कहा, कली तुम अपनी सारी पैकिंग कर लो, हम आज ही इस घर से चले जाएंगे। कोई किराया का घर देख लेंगे, लेकिन अब और नहीं। ये सुनकर सरोज भी तड़प उठी। उनकी आंखों में आंसू आ गए और गला भराई कांपती आवाज में बोली, बेटा तू अपनी माँ को छोड़ने की बात कर रहा है? तू अपनी माँ के त्याग को भूल गया? मैंने कितने कष्ट झेलकर, इतनी मेहनत करके तुम्हें पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया, और आज एक कल की आई लड़की के लिए तू अपनी माँ को छोड़ देगा? अभिषेक ने गहरी सांस ली और दिल पर पत्थर रखकर कहा, माँ मैं आपको छोड़ नहीं रहा, लेकिन आपकी कहे अपमानजनक शब्दों के बीच मैं अपनी पत्नी को बेइज्जत नहीं होने दे सकता। जब तक आप कली को पूरे दिल से नहीं अपनाएगी, उसे अपनी बहू नहीं मानेंगी, तब तक हम इस घर में वापस कदम नहीं रखेंगे। कुछ पल के लिए माहौल एकदम शांत हो गया। तभी विनोद जी आगे बढ़े और बोले, बिल्कुल ठीक है
अभिषेक, पत्नी है वो तुम्हारी, इज्जत और प्यार से इस घर में आई है, उसकी मान प्रतिष्ठा की रक्षा करना तुम्हारा कर्तव्य है। और अब मुझे भी ये घर पराया लगने लगा। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा बेटा। बहू, तुम मेरे भी कपड़े पैक कर देना। ये सुनकर कली चुपचाप थरथराती हुई खड़ी हुई। आंसू उसके गालों पर लगातार बहते जा रहे थे। उसने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि इस आधुनिक जमाने में एक लव मैरिज को लेकर किसी की सोच इतनी घटिया और जहरीली हो सकती है। और उधर सरोज जी भी, जो बहू को इस घर से निकालने का सपना देख रही थी, अब उसके अपने ही बेटे और पति दोनों हाथ से फिसलते नजर आ रहे थे। वो स्तब्ध थी, निराश थी और भयभीत थी। अब करे तो क्या करे, ना बहू रही, ना बेटे का साथ और न ही पति का विश्वास। आखिरी बार सरोज जी ने अपने भीतर मची आखिरी उम्मीद से एक और कोशिश की। धीरे से अभिषेक की ओर देखते हुए बोली, बेटा, क्या तू अपनी माँ को छोड़कर चला जाएगा? अभिषेक ने सहमित लेकिन दृढ़ स्वर में जवाब दिया, माँ, आप को छोड़कर जाने की बात नहीं कर रहा, लेकिन छोड़कर जाने की शुरुआत तो आपने ही की है। जब आपने मेरी पत्नी को इस घर की बहू मानने से इनकार कर दिया, जब आपने इसे इस घर में रहने लायक नहीं समझा, तो फिर मुझे भी इसके लिए कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा। क्योंकि माँ, जो इज्जत मैं अपनी पत्नी को नहीं दे सकता, वो मैं खुद भी कभी हासिल नहीं कर सकता हूँ। इतना सुनते ही विनोद जी आगे बढ़े और सख्त लहजे में बोले, अरे बेटा, तू भी क्यों इतना पत्थर दिल औरत से बहस कर रहा है? इस औरत को किसी की तकलीफ, किसी के आंसू से कोई फर्क नहीं पड़ता। एक सीधी सादी बहू आई है घर में, बेचारी लगातार रोए जा रही है, लेकिन इसे जरा भी फर्क नहीं पड़ा। अगर इसके अंदर जरा भी माँ जैसा दिल होता तो वो समझती कि वो लड़की सिर्फ 20 दिन पहले अपना पूरा घर छोड़कर एक अजनबी घर में आई है, जहाँ उसे अपनाने बजाय तिरस्कार मिला है, वो भी सिर्फ इसलिए कि उसे लव मैरिज की है। फिर गुस्से से उन्होंने सरोज की ओर देखा और बोले, चल बेटा, अब और समय बर्बाद मत कर। इस घटिया सोच वाली औरत के साथ रहने से बेहतर है कि हम खुद कहीं और चैन से रहें। बहू का सामान उठा और चल। कली एक कोने में पड़ी अभी भी रो रही थी। ये सुनकर सरोज जी पूरी तरह से टूट चुकी थी। उनका घमंड और कठोरता अब डर और पछतावे में बदल चुकी थी। घबराती हुई कांपती आवाज में उन्होंने पति विनोद जी की ओर देखा और हाथ जोड़ती हुई बोली, नहीं नहीं, आप दोनों ही तो मेरी दुनिया हो। अगर तुम लोग मुझे छोड़कर चले जाओगे तो मैं जीते जी मर जाऊंगी। मुझे माफ कर दो, मुझे छोड़कर मत जाओ। वो रोते हुए विनोद जी और अभिषेक को जाने से रोकने लगी, लेकिन विनोद जी ने सख्त लेकिन शांत स्वर में कहा, सरोज, अगर तुम्हें वाकई माफी मांगनी है तो उस बच्ची से मांगो जो अब तक कोने में पड़ी तुम्हारी बातें सुन सुनकर टूटती जा रही है, लगातार रो रही है। उसे सच्चे दिल से माफी मांगो, उसे दिल से अपनाओ। अगर उसने माफ कर दिया तो समझो मैंने भी माफ कर दिया। ये सरोज जी के पास कोई और रास्ता नहीं था। वो जानती थी कि अपनी जिद और अहंकार में वो सब कुछ गंवा बैठेंगी, बेटा, पति और अब ये घर भी। बहू के आगे झुकना अब उनकी मजबूरी नहीं, जरूरत बन चुकी थी। आंखों में पछतावे आंसू लिए वो धीरे धीरे कली के पास गई। कली अब भी सिर झुकाए सिसकती खड़ी थी। सरोज जी ने कांपते हुए स्वर में कहा, बहू, मुझे माफ कर दो। लेकिन अभिषेक और कली दोनों ने बात को काटते हुए आगे बढ़े और उन्हें गले लगा लिया। कली ने भीगी आंखों से कहा, माँ जी, आप माफी मत मांगिए, आप हमसे बड़ी हैं। अगर आपने मुझे 2 थप्पड़ मार भी दिए होते तब भी मैं कुछ नहीं कहती। बस आप हमें समझिए, अपनाइए, यही काफी है। सरोज की आंखों से अब तक थमे हुए आंसू बाहर निकल गए। उन्होंने अपनी बहू को कसकर गले लगा लिया और उस दिन पहली बार वो सच में माँ बन गई। अब सरोज जी के लिए कली सिर्फ बहू नहीं रही बल्कि एक बेटी जैसी बन गई। उस दिन के बाद उन्होंने कोई भी बात कहने से पहले 1000 बार सोचने की आदत बना ली, क्योंकि अब उन्हें पता चल चुका था कि रिश्ते दिल से निभाए जाते हैं, जिद से नहीं। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई हो। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा हाइप करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। प्लीज सब्सक्राइब करें। आपका प्यार, सपोर्ट हमारे लिए बहुत मायने रखता है। धन्यवाद।